हेलो गाइस, आज हम बाल विकास में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है पर्सोना, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, है ना। अल्फ्रेड एल्डर ने एक बुक लिखी है, व्यक्तित्व जीने का ढंग, है ना। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति और तत्व से मिलकर बना होता है। गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व के बारे में बोला है कि व्यक्तित्व व्यक्तियों के गुणों का समन्वित रूप है ना। और वॉटसन ने बोला है हम जो कहते हैं वही व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन ने बोला है व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का परिणाम है। और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में बताया गया है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक व समवैगिक गुणों का एकीकृत रूप है ना। फिर यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। पहला है हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, शरीर के द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शरीर की रचना के आधार पर, है ना। तो जर्मन क्रेस्मेयर ने क्या बोला है, साइकी व कैरेक्टर बुक में 4 प्रकार का होता है व्यक्तित्व। पहला होता है स्थूलकाय, है ना, जिसको साइक्लोइड कहते हैं, है ना। गोलकाय बालक जो हंसमुख होता है, मजाकिया, लोकप्रिय होता है, सहयोगी होता है, मित्रवत व्यवहार करता है, वो स्थूलकाय में आते हैं। और कृशकाय यानी कि सिजोइड, है ना, जिसमें ऐसे नैनिक यानी अंतर्मुखी, लंबे होते हैं, भावना प्रदान करने वाले, आलसी, एकांत प्रिय होते हैं, है ना। निंदालु जो होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, ये कृशकाय होते हैं। फिर आते हैं पुष्टकाय यानी कि सुडूलकाय, जिसको एथलेटिक भी कहते हैं, ना, जो गठीला शरीर होता है, तुनक मिजाज के होते हैं, साहसी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, निर्भीक होते हैं, ये पुष्टकाय में आते हैं। फिर आते हैं मिश्रित, है ना, डायप्लास्टिक और ऑसप्लास्टिक, सभी गुण थोड़े थोड़े पाए जाते हैं इनमें, है ना, मिश्रित में। फिर सेल्डन के अनुसार क्या सोमोटोटाइप सिद्धांत दिया है इन्होंने, शरीर की आकृति के आधार पर। जैसे व्यक्तित्व जो होता है गोलाकार हो सकता है, आयताकार होता सकता है और लंबाकार होता है ना। लंबाकार यानी पतला दुबला, आयताकार यानी शरीर संतुलित हष्ट पुष्ट, है ना। तो ये व्यक्तित्व के सेल्डन के अनुसार प्रकार हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व। कार्ल जुंग यानी युंग के अनुसार साइकोलॉजिकल टाइप की इन्होंने बुक लिखी है। व्यक्तित्व का प्रकार बताया है 2 प्रकार का, है ना। बहिर्मुखी यानी कि जैसे कि वकील हो गए, एक्टर हो गए, राजनेता, पत्रकार, ये बहिर्मुखी टाइप के होते हैं। और अंतर्मुखी मतलब वैज्ञानिक, गणितज्ञ, चिंतक, साधक, ये अंतर्मुखी हो गए। फिर तीसरे होते हैं जो न्यूमैन ने इसमें तीसरा प्रकार उभयमुखी बताया है ना, किसने, न्यूमैन ने। अडानो ने लोकतांत्रिक सिद्धांत दिया जो 2 प्रकार का होता है, लोकतांत्रिक व्यक्तित्व और निरंकुश व्यक्तित्व। जो अन्य सभी व्यक्तियों को महत्व दे वे लोकतांत्रिक कहलाते हैं, और जो किसी की बात ना सुनकर सिर्फ अपने नियमों को सर्वोपरि समझे वो निरंकुश व्यक्तित्व कहलाता है ना। फिर होता है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, है ना। स्प्रेंजर और स्प्रेंगर कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने रुचियों के अनुसार 6 प्रकार बताए हैं, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, कलात्मक और सामाजिक। फिर आते हैं कल्पनाशीलता विचार के आधार पर वर्गीकरण। ये किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। प्रत्यक्ष विचारक, पुलिस अधिकारी, सूक्ष्म विचारक जैसे कि न्यायाधीश, स्थूल विचारक यानी कि नेता, ये सब आते हैं कल्पनाशीलता में। फिर आइजैक के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए इन्होंने, अंतर्मुखता, स्नायु विकृत, मनोविकृत, है ना। अंतर्मुखता यानी कि बहिर्मुखता, स्थिरता, परा अहम, ये सब आते हैं आइजैक के अनुसार। फिर सील गुण का सिद्धांत क्या कहता है, सील गुण क्या होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार बार बार दोहराया जाए तो व्यक्ति की आदत बन जाए, उसमें से कोई विशिष्ट आदत सील गुण के नाम से जानी जाती है ना। ये 2 प्रकार की होती है, आलपोर्ट और कैटल ने बताई है। तो आलपोर्ट ने क्या बताया है, इसके अनुसार 2 प्रकार के होते हैं सामान्य सील गुण। ये क्या होते हैं सामान्य सील गुण,
गुण सामान्यतः सभी व्यक्तियों में पाए जाता है। ये सामान्यशील गुण समाज में अधिकांश समूह में पाया जाता है, जैसे कि प्रशंसा, सम्मान, सहयोग। ये ऑलपोर्ट ने दिया है सामान्यशील गुण, है ना। दूसरा होता है व्यक्तिगत शील गुण। ये क्या होते हैं? समाज के प्रत्येक व्यक्ति में विशेष रूप से पाया जाता है। फिर आता है मूलशील गुण। ये क्या होते हैं? जैसे कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, गौतम बुद्ध कर्ण दानवीर थे। ये क्या है? मूलशील गुण है ना। फिर बी नंबर में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति। ये क्या होती है? किसी व्यक्ति की आदत का मुख्य भाग, जैसे कर्तव्यनिष्ठता, सामाजिकता, आत्मविश्वास, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। गौण प्रवृत्ति क्या होती है? पहनावा, वेशभूषा, हेयर स्टाइल, ये होती है गौण प्रवृत्ति, है ना। फिर ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को अधीनस्थ और प्रभुत्ता भी बताई है इसमें। अधीनस्थ मतलब जो दूसरों के अधीन कार्य करे, और प्रभुत्तापूर्ण यानी कि जो दूसरों को अपने अधीन कार्य करवाए, है ना। ये सब बताया है ऑलपोर्ट ने। फिर दूसरा है रेमंड बी कैटल के अनुसार शील गुण। ये दो प्रकार के होते हैं, मूल शील गुण और सतही शील गुण। मूल शील गुण क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यवहार का मूल कारण, जैसे कि सहयोग, परोपकारी, ईमानदारी, मित्रता, मानवता, ये सब क्या है? मूल शील गुण हैं। और सतही शील गुण क्या है? व्यक्ति के व्यवहार के बाहरी लक्षण, जैसे कि दैनिक जीवन के भाग, पत्र व्यवहार, प्रशंसा, सहयोग, ये सतही शील गुण में आते हैं। फिर रेमंड बी कैटल ने क्या बताया है? व्यक्तित्व को मापने हेतु 16 व्यक्तिक काटक 16 PF का उल्लेख किया जो द्विध्रुवी थे, है ना। फिर आते हैं कैनन। नाड़ी तंत्र के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, 7 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है कैनन ने। फिर आती है व्यक्तित्व मापन। कोई भी व्यक्ति मापन परीक्षण पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी इसमें व्यापक खोज कार्य नहीं हुआ है ना। मतलब व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जा सकता। वस्तुनिष्ठ, है ना, ऑब्जेक्टिव मेथड से, प्रक्षेपी मेथड से, मनोविश्लेषण विधि से, व्यक्तिनिष्ठ विधि से, आत्मनिष्ठ विधि से, ये सब व्यक्तित्व मापनीय है ना। तो ये प्रक्षेप विधि क्या होती है? प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड द्वारा किया गया। अर्थ है आरोपण। व्यक्ति किसी चित्र के आधार पर अपनी भावना को व्यक्त करता है, ये प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधियों में आती है IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रतिपादक हरमन रॉर्सा हैं, है ना। हरिशंकर अस्थाना द्वारा इसका भारतीकरण किया गया था। इन्होंने कितने 10 कार्ड दिए थे, है ना, इंक ब्लॉट टेस्ट में। फिर आता है TAT, थेमेटिक क्या है? अप्रेक्शन टेस्ट। ये क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, क्लाउड अंतर्बोध परीक्षण है। इसके प्रतिपादक हेनरी मुर्रे हैं। कार्ड इन्होंने 30 कार्ड बताए हैं और एक खाली कार्ड दिया है ना। 10 मेल के, 10 फीमेल के और 10 कॉमन मैन के, है ना। एक व्यक्ति के लिए 20 कार्ड जिन पर चित्र होता था वह दिखाए जाते हैं। व्यक्ति को इसके बारे में खाली कार्ड पर लिखना होता है ना। फिर आता है CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। ये क्या? इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलाक हैं। 10 कार्ड दिए, चित्र जानवर के रखे उसमें। भारतीकरण उमा चौधरी द्वारा किया गया इसका, है ना। फिर आता है SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, है ना। इसके प्रतिपादक पाइन व टेंडलर हैं, जैसे बबीता जेठालाल खालिस्तान हैं। ये वाक्य पूर्ति टेस्ट है ना, SCT। फिर आता है WAT, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। प्रतिपादक कौन है? गाल्टन है। फिर आती है खेल विधि। इसके प्रतिपादक मोरेनो हैं। इन्होंने क्या किया? फिर आता है चित्र नैराश्य तस्वीर कुष्ठा परीक्षण। इसके प्रतिपादक रेजेनविंग है। कार्ड 24 दिए हैं इन्होंने। फिर आती है आत्मनिष्ठ या व्यक्तित्वनिष्ठ की बारी। प्रश्नावली विधि है। आदि प्रवर्तक सुकरात हैं, वर्तमान में वुडवर्थ हैं, ठीक है। MMPI में मिनेसोटा मल्टीफेसिफ पर्सनालिटी परिसूची, है ना। हैटवे मैकीनेले द्वारा प्रतिपादित की गई थी ये।
दूसरी है आत्मकथा विधि। अंतःदर्शन आत्मनिरीक्षण विधि है। इसके प्रथम विचारक जॉन लॉक हैं और बाद में विलियम वुंट और टिचनर हैं, है ना। जीवन गाथा विधि व्यक्ति इतिहास विधि है। प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हैं हाइडमैन, है ना, टाइडमैन। साक्षात्कार विधि कौन सी है? कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। प्रवर्तक जॉन डार्ले हैं। फिर आती है वस्तुनिष्ठ विधि। जीवन में क्रियाशील व्यवहार को जानने के लिए प्रयुक्त की गई है। पहली है निरीक्षण। बहिर्दर्शन अवलोकन। प्रतिपादक हैं जेबी वॉटसन। निर्धारण मापनी यानी मापदंड मापनी। प्रयोग करता है फ्रांसीसी गाल्टन। बाद में लिंकर्ट थर्स्टन ने इसका प्रयोग किया, है ना। समाज मिति मापनी, ये कि इसके प्रतिपादक जे मोरेनो हैं। और निष्पादन परीक्षण के प्रतिपादक हार्टसन व मे प्रतिपादक हैं इसके, है ना। फिर आती है मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण। मुक्त साहचर्य विधि है ये। प्रारंभ में फ्रायड ने बतलाया, बाद में कार्ल जुंग ने बतलाया। स्वप्न विश्लेषण विधि है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित की गई। फिर आती है CCE, है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन। ये क्या होता है? सतत यानी कि प्रवेश के दिन से क्लास के लास्ट दिन तक बच्चे का आकलन करना। व्यापक सह शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन, है ना। शैक्षणिक यानी पाठ्यक्रम, सह शैक्षणिक यानी खेल, संगीत, व्यवहार, स्वास्थ्य, ये सब, इन सब चीज़ों का व्यापक अध्ययन। आकलन की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, निर्णयात्मक आकलन और संवेगात्मक आकलन। तो निर्णयात्मक आकलन में आता है सीखने का आकलन, है ना, ज्ञान के निर्माण के लिए, शिक्षण के दौरान, सीखने के दौरान, ये सब आता है। और संवेगात्मक आकलन में आता है सेमेस्टर के अंत में सीखने का आकलन, विद्यार्थियों ने क्या सीखा इसका आकलन, है ना। फिर आता है नैदानिक, बच्चों के सीखने की बाधा का पता लगाना, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। जैसे कि 100% सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 50-50%। जैसे FC फर्स्ट में 10% सिखाया गया, FC सेकंड में 10%, और जो सिलेबस सब्जेक्ट है उसमें 30% आ रहा है, तो इसका 50%। वैसे सेमेस्टर 2 में दिया गया है ना, 10-10, 30%, 50%। स्मृति मतलब होता है जो हमें याद रहता है। फिर आती है प्रोसेस, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिप्रोडक्शन यानी पुनः प्राप्ति। एनकोडिंग क्या होती है? सूचना का संकेतीकरण, पंजीकरण, संवेदी अंगों से सुनना ब्रेन में पहुंचाती है एनकोडिंग। स्टोरेज यानी सूचना को एकत्रित करना, और रिप्रोडक्शन यानी कि आवश्यकता होने पर सूचना को पुनः प्राप्त करना। ये क्या कहलाती है? स्मृति की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। फिर आती है बारी मेमोरी की, है ना। मेमोरी के प्रकार है। संवेदी स्मृति क्या होती है? जिसमें दृश्य व श्रव्य सूचना व्यक्ति को 1 सेकंड से कम समय के लिए याद रहे, वो संवेदी स्मृति है। STM यानी लघुकालीन स्मृति, है ना। प्राइमरी मेमोरी, एक्टिव मेमोरी यानी कि सक्रिय स्मृति, 20 से 30 सेकंड के लिए जानकारी याद रहती है। इसमें सूचना को चंकिंग यानी खंडीकरण द्वारा याद किया जाता है ना। फिर आती है LTM यानी कि दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है? जब STM में जो सूचना होती है उसका अभ्यास करते हैं तो वह LTM में बदल जाती है। ऐसी सूचना 1 मिनट से अधिक समय तक याद रहेगी। एपिसोडिक, कोई भी घटना जो आपके जीवन की हो वह याददाश्त बन जाती है ना। अर्थगति स्मृति। तो ये हो गए हमारी मेमोरी के प्रकार, 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे हमारा व्यक्तित्व ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।